बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग और पीएल जो है वो तो अपन अपना बिजनेस का रिजल्ट मालूम करने के लिए बनाते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये बैलेंस शीट क्या चीज है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में आप अकाउंट वर्ड यूज करते हैं, बैलेंस शीट में अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। तो बैलेंस शीट क्या है? तो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटस। हाँ, ये एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। यदि किसी को बैंक से लोन लेना है तो बैंक में अपनी बैलेंस शीट देगा, तो बैंक उसकी बैलेंस शीट देख लेगा पिछले 2-4 साल की, कि भाई इसका पिछले 2-4 साल में फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहा है, क्या क्या इसकी लाइबिलिटी है, क्या क्या एसेट्स है। तो उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि इनको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इनकम टैक्स पर्पज से या टैक्स पर्पज से तो यूज होता ही है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति से आपको गुड्स उधार लेना है, अब बहुत ज्यादा गुड्स उधार लेना है या फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो सामने वाला भी देखेगा कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो क्रेडिटर्स लोग भी आपका ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से वो उधारी देंगे फाइनेंशियल पोजीशन देखकर कि फाइनेंशियल पोजीशन कहीं डावाडोल तो नहीं है। तो बैलेंस शीट ट्रेडिंग और पीएल बनाने के बाद बनती है। इसमें दो साइड होती है, एक एसेट साइड और दूसरा लाइबिलिटी साइड। एक मतलब हमारा जो लेफ्ट है उस साइड लाइबिलिटी होता है, और हमारा जो राइट साइड है उस तरफ एसेट्स होता है। यानी जिधर हम लोग डेबिट लिखते थे उधर लाइबिलिटी, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। और जिधर हम लोग क्रेडिट लिखते थे उधर इसमें एसेट्स आता है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें बस दो साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड एक एसेट साइड। डेबिट क्रेडिट नहीं होता है इसमें। इसके बाद बैलेंस शीट की ये खासियत है कि इसके दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। एसेट्स एंड लाइबिलिटी इसकी इक्वल होनी चाहिए हमेशा। कम ज्यादा आ रहा है मतलब कहीं कहीं मिस्टेक है, तो हमेशा इसके दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट को बनाने के भी दो मतलब ऑर्डर होते हैं। एक तो होता है इन ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी, या उसको बोलते हैं परमानेंस, और एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि उस ऑर्डर से बनाना है तो फिर ऑर्डर से ही बनाना चाहिए, नहीं भी बोला है तो भी ऑर्डर फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है ऑर्डर? कि जो फिक्सिटी मतलब परमानेंस वाला जो ऑर्डर है उसमें एसेट साइड में पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, उसके बाद करेंट एसेट्स। और लाइबिलिटी साइड में पहले फिक्स लाइबिलिटी जो लॉन्ग पीरियड के लिए लाइबिलिटी होती है वो, और उसके बाद करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी वो होती है जिसका 1 साल के अंदर हमको पेमेंट करना है। तो ये सब अभी आप फॉर्मेट में देखोगे। फिक्सिटी ऑर्डर में देखिए इसमें लिखा हुआ है, in this order, in the asset side, firstly fixed assets are written, thereafter those assets are written which are convert into cash shown। करेंट एसेट्स वो होती है जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके। सेम वे इन द लाइबिलिटी साइड, फिक्स्ड लाइबिलिटी आर रिटर्न इन फर्स्ट, thereafter those liabilities are written in which has to be paid soon। वैसे करेंट लाइबिलिटी वो होती है जिनको 1 साल के अंदर पे करना है। तो करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है वो सब देखिए फॉर्मेट में अभी आप। सबसे पहले ये सब आपकी फिक्स लाइबिलिटी है। ये इधर देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब जो लीज पे लेते हैं,
प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट। एसेट्स है ना सर ये लाइबिलिटी? हाँ ये एसेट्स है ना, ऊपर देखिए ये एसेट हम्म। साइड हो गया, और इधर देखिए ये लायबिलिटी साइड। ऊपर में दो साइड, लायबिलिटी अमाउंट और इधर एसेट्स अमाउंट। एसेट साइड में ये सब फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल, लैंडेड बिल्डिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो लीज वगैरह पे लेते हैं, प्लांट एंड मशीन, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर, टूल्स या लूज टूल्स भी बोलते हैं, कोई छोटे मोटे औजार वगैरह, लाइव स्टॉक। ये लाइव स्टॉक मीन्स घोड़े गधे जो भी मतलब सर रखते कौन से, होंगे, जो भी एनिमल्स। जानवर का, हाँ जी, जानवर का जो व्यापार करते होंगे। हाँ। अब जैसे कोई डेयरी फार्मिंग है किसी का, तो उसके लिए लाइव स्टॉक होगा, या कोई पशुओं को खरीदने बेचने का करता है, तो वो तो खरीदने बेचने का करेगा तो स्टॉक में आ जाएगा उसके लिए। और केवल डेयरी फार्मिंग वगैरह जैसे है तो उसके लिए वो फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। अब इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, ये सब करेंट एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बहुत सारे डेटर का टोटल सन्ड्री डेटर कहलाता है। सन्ड्री डेटर मतलब बहुत सारे डेटर का टोटल। डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमको पैसा लेना है, कभी गुड्स उधार बेचे होंगे तो उसका जो पैसा हमको लेना है वो सन्ड्री डेटर। तो ये सब हमारी करेंट एसेट्स है। बिल्स रिशेबल, बिल्स रिशेबल मालूम है सौरभ जी क्या होता है? हाँ, जो बिल रिसीव जिसका अमाउंट लेना है हम लोग को, बिल बिल का। तो वो जो मेरा पहला वाला वीडियो जो है ना बेसिक वाला, उसमें इन सब का मतलब समझाया हुआ है कि बिल्स रिसेबल क्या है, डेटर्स क्या है, स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक क्या, क्लोजिंग स्टॉक क्या, मतलब पूरे बेसिक चीजें उसमें समझाई हुई है। तो बिल्स रिसेबल जो होता है ये हमको अपने डेटर से बिल एक्सेप्ट होके मिलता है। कि जैसे आपने किसी को 10,000 का गुड्स उधार बेचा और आपने उसको एक लेटर में लिख के दे दिया कि भाई इसमें से 2,000 रुपए आप मेरे को इतने इतने दिन या इतने महीने में पे कर दोगे, और वो साइन करके आपको दे देता है एक्सेप्ट करके, कौन, डेटर। क्योंकि केवल डेटर बस कब पैसा देगा उसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम डेटर से एक लेटर में साइन करा कर ले लेते हैं, हम उसको लिख के दे देते हैं कि भाई इतना इतना रुपए इस डेट को तुम हमको पे करोगे, और वो उसको साइन करके हमको वापस कर देता है, मतलब उसने वो बिल एक्सेप्ट किया, तो वो हमारे लिए बिल्स रिशेबल है। उसके लिए वो बिल्स पेबल है, उस बिल का पैसा वो देगा, उसके लिए बिल्स पेबल है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। हमारे लिए वो बिल्स रिशेबल है, हमारे लिए एसेट्स है। तो उसका पैसा मिलने का डेट हमारा फिक्स हो जाता है कि भाई इस डेट को हमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसका डेट फिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट। यदि हम पैसा कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं तो हमारे लिए एसेट्स है वो, बिजनेस का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हो तो। फिर नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो सबको मालूम होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। जी सर। क्यों भाई, हाँ सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है ये तो मालूम होगा सबको। इसका भी डिटेल वो फर्स्ट वाले वीडियो में समझाया हुआ है जो यूट्यूब में डाला हुआ ना बेसिक वाला, उसमें। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। उसमें भी देखे होंगे सौरभ जी आप, कल जो गोल्डन रूल देखे हो ना, उसमें भी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिखा जी। होगा। हम्म। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? हम्म। ये उसमें गोल्डन रूल में समझाया हूं मैं। हाँ 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 हाँ, समझा है सर, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अर्नर्ड। ये नॉमिनल पर्सनल ही हुआ ना अकाउंट सर, है कि प्रीपेड। रियल है कि नॉमिनल है? नॉमिनल ही होगा।
तो नॉमिनल अकाउंट तो कभी बैलेंस शीट में आते ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज हो जाते हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होता ही नहीं है। मतलब आज वो वीडियो वापस देखोगे आप अच्छे से। किसी को मालूम है तो बता सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? क्या पूछ रहे हैं सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, एसेट साइड, पर्सनल है सर। पर्सनल अकाउंट है। हाँ, अब मान लो सौरभ जी representative- ने क्वेश्चन कर दिया कि पर्सनल अकाउंट कैसे हुआ, तो आप कैसे जवाब दोगे? ये एक्चुअली सर रिप्रेजेंटेटिव हो गया अकाउंट ना सर, ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव। सही, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स जो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अर्नड इनकम, ये सब भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये उन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे या तो हमको पैसा लेना है या उनको पैसा देना है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इनकी सैलरी का पैसा देना है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा जिसको सैलरी पे करना बाकी है, तो उसका ये पर्सनल अकाउंट है। तो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आता है। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, मतलब कई लोगों को इसके बारे में जानकारी है पूरा। इनकम एक्रूड मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कोई खर्चा हमने पहले से पे कर दिया, तो वो प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि उसके बदले में हमको सर्विस मिलना बाकी है। और इनकम एक्रूड मतलब ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन हमको मिलना बाकी है, वो इनकम हमको अभी तक मिली नहीं है, मिलना बाकी है, तो वो हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि जो कुछ भी हमको मिलेगा वो हमारे लिए एसेट्स ही हुआ, जो कुछ भी हमको पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो ये इनकम एक्रूड भी हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि इसका पैसा हमको मिलना बाकी है। और बाकी तो ये हो गया बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, क्या बोल रहे हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, जो हमारे पास वर्ष के एंड में जो भी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, वो भी इधर आ जाता है एसेट साइड। अब इधर लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, उसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। जब हम फिक्सिटी की ऑर्डर से बनाते हैं तो पहले कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर दो, जो भी हम कैलकुलेट किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और माइनस कर दिया जाता है नेट लॉस या ड्रॉइंग्स, वो माइनस कर दिया जाता है। ड्रॉइंग्स भी हो सकता है, नेट लॉस भी है, नेट लॉस भी माइनस होगा, ड्रॉइंग्स भी माइनस होगा, क्योंकि ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाती है, और लॉस हुआ है तो उससे भी कैपिटल कम हो जाती है, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ जाती है हमारी, प्लस हो जाएगा वो। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, कि हमने कोई फंड वगैरह बनाया है, रिजर्व वगैरह, तो वो भी लायबिलिटी में आ जाएगा। फंड किससे बनता है, प्रॉफिट से, प्रॉफिट कम करके रिजर्व बना देते हैं, रिजर्व नहीं बनाते तो वही प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाता। तो रिजर्व एंड फंड ये भी प्रॉफिट से बनते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट में आते हैं जब कोई भी हम रिजर्व या फंड बनाते हैं तो। और इधर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है, ये सब एडजस्टमेंट में पढ़ोगे आप कि कोई रिजर्व फंड वगैरह बनाते हैं तो। लोन, यदि हमने किसी से लोन लिया है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। सर ये रिजर्व एंड फंड जो है हाँ जी, और लायबिलिटी कैसे हुआ सर, ये इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। कैपिटल लायबिलिटी कैसे हुआ, नेट प्रॉफिट भी किधर दिखा रहे हैं देखो आप, हाँ, कैपिटल और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लायबिलिटी कैसे हुआ, पहले तो वो बताइए। क्या सर, फिर से? कैपिटल हमारी लायबिलिटी क्यों है, देखो लायबिलिटी साइड दिखाए ना, देखो बिजनेस में अच्छा क्या? कैपिटल को लायबिलिटी साइड दिखाए, तो कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? इसलिए कि अच्छा बिजनेस अलग चीज हो गया सर, हम्म, एंटिटी अलग हो गई, एंटिटी हाँ, अलग हो गई।
तो बिजनेस इसलिए के वो लिए liability। कैपिटल लायबिलिटी है, क्योंकि एंटिटी ने जो भी बिजनेस में दिया है वो वापस कभी भी बिजनेस से ले सकता है, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। तो ये जो रिजर्व फंड होता है ये भी तो प्रॉफिट से तो बनता है, तो आप उसको प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं यदि फंड नहीं बनाते तो। अब आपने फंड बना लिया तो प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा और वो पैसा फंड के नाम से अलग से आएगा। फंड बनाते जी हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है, फंड प्रॉफिट से बनता है। और ये फंड जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में आते हैं, डेबिट बैलेंस एसेट्स में आते हैं। आप रिजर्व फंड बनाओगे तो प्रॉफिट से तो बनाओगे, तो एंट्री क्या बनती है उसकी, जर्नल एंट्री किसी को मालूम है? यदि हम रिजर्व सर एंड फंड, हाँ बोलो। सर ये जो बना कैपिटल है या रिजर्व जो है, ये लायबिलिटी इसलिए हुआ कि हम कभी भी निकाल सकते हैं इसको पैसा क्या? क्योंकि ये पैसा जो है बिजनेस से। प्रोपराइटर का ही है, प्रोपराइटर हाँ के प्रॉफिट से कम करके उसको फंड एक अलग से रिजर्व बना दिए। यदि रिजर्व नहीं बनाते तो यही पैसा कैपिटल में प्लस हो जाता प्रॉफिट के नाम से, क्योंकि प्रॉफिट से ही आपने बनाया रिजर्व, तो उतना प्रॉफिट कम हो गया। बाद में फ्यूचर में यदि रिजर्व फंड की जरूरत नहीं रहेगी तो वापस उसको प्रॉफिट में जोड़ देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जी। के क्रेडिट में डाल देते हैं वापस। मतलब ये विथड्रॉ भी कर सकते हैं ना, ये जो फंड है बनाए हैं भाई फंड रिजर्व जो वाले। है वो हाँ। वापस हटाएंगे तो वापस ये प्रॉफिट में ऐड होके वापस कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अच्छा जी। मान लो आपने 10,000 का फंड बनाया तो वो क्या होगा, आपके प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। यदि फंड नहीं बनाते तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होके वहीं जाता ना कैपिटल में, पर जी आपने वो कैपिटल फंड है। आपने 10,000 का फंड बना दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और वही पैसा फंड के नाम से यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा। जी कुल मिला के ये प्रॉफिट ही है सर एक तरह से। हाँ, अब मान जी लो आपको उस फंड की जरूरत नहीं है, जब फंड बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे। अब आपको उतने फंड की मान लो उसमें से कुछ फंड की जरूरत नहीं है तो वापस आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाल दोगे, जी। वापस आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और वो प्रॉफिट आगे जाके कहाँ प्लस होगा, कैपिटल में, क्योंकि अपन प्रॉफिट कहाँ प्लस करते हैं, कैपिटल में। तो फंड एक कैपिटल का ही तो एक पार्ट है, इसका प्रॉफिट का ही तो एक पार्ट है कि उसको हम अलग से फंड में डाल दिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम गुड्स उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको गुड्स उधार बेचते हैं वो डेटर्स होते हैं। बिल्स सर इसकी पेबल एंट्री क्या बता रहे थे, रिजर्व एंड फंड का जो प्रॉफिट से डिटेल्स क्या बनाते हैं तो है? एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट से ये बनाते हैं, बताओ कोई बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। अकाउंट इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट, डेबिट टू, यही होगा ना? क्योंकि पीएल ठीक है के सर। डेबिट में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वही रिजर्व क्या फंड। सही। फिर ये लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, थोड़ी देर पहले बताया था कि हमको किसी से पैसा लेना है बिल का तो बिल्स रिसीवेबल हो गया, और हम अपने क्रेडिटर्स को कोई बिल एक्सेप्ट करके देते हैं कि भाई हम आपको ये अमाउंट इस डेट को पे कर देंगे, तो वो बिल्स पेबल हो गया हमारे लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा हम ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। भाई बैंक में आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, बैंक से आपकी कोई ऐसा लिमिट लिया हुआ है, ये सब बैंक से फैसिलिटी लेनी पड़ती है, तो आपने पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो आपका बैंक बैलेंस क्रेडिट मतलब आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं माइनस बैलेंस हो गया, कि जितना जमा था उससे ज्यादा निकाल लिया, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद है अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम वो होती है जो पहले से ही मिल गई, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनर्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जब तक आप उसके लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपके लिए वो लायबिलिटी है। भाई पैसा आपने ले लिया एडवांस में, सर्विस आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, उसी को बोलते हैं अनर्ड इनकम। तो जब तक हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
जो एक्सपेंसेस पे करना बाकी है वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि पे करना बाकी है। पहले से पे कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड, और जो पे करना बाकी है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। दो टाइप का हो गया ये। इनकम भी दो टाइप की, एक्रूड और अनअर्न्ड। एक मिनट पानी पी लेता हूं। तो ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एक्रूड। किसी को इस फॉर्मेट में भी कुछ पूछना है तो ये तो मेन चीजें हम लिखे हैं। इसके अलावा भी और कोई एसेट्स या लायबिलिटी होगा तो आ जाएगा। एसेट्स को एसेट साइड में, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में। जो सर कुछ भी, इनकम अक्रूड जो है सर, जो इनकम अर्न की है वही है ना? हाँ एक्रूड ना, एक्रूड मतलब वही इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कोई इनकम जी। अर्न हो गई है लेकिन मिलना बाकी है, तो असेट हो जाएगा जी। वो हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि मिलना बाकी है। पे करना बाकी है तो लायबिलिटी। अच्छा ठीक। इसका भी देखो फॉर्मेट दिया होगा छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 7 में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएल तीनों बनाना है भाई। ये भी आज ट्राई करना है आपको। ये देखिए बैलेंस शीट बस पूछा इसमें। कैपिटल 1 अप्रैल 2012 मतलब वही ओपनिंग कैपिटल लायबिलिटी में आता है। क्रेडिटर्स किधर आएगा? एसेट्स की लायबिलिटी। बस इतना ही बताना है। सुनील जी किधर आ जाएगा? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर सर लाइबिलिटी हो गया, लायबिलिटी। डेटर्स, assets, एसेट्स हो गया, एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल, एसेट, एसेट्स। बिल्स पेबल, liability, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, liability, लायबिलिटी। कैश इन हैंड, एसेट्स। assets, गुडविल, asset, एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट, asset, एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, liability, लाइबिलिटी, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, asset, एसेट्स, एसेट्स। एक्रूड इनकम, asset, एसेट्स, एसेट्स। अनअर्न्ड इनकम, liability, लाइबिलिटी, लायबिलिटी। प्लांट एंड मशीन, asset, एसेट्स, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, asset, एसेट्स। ड्राइंग्स। liability, लाइबिलिटी, क्या करेंगे लायबिलिटी में? इसको घटा देंगे कैपिटल में कैपिटल से माइनस कर देंगे। 1,07,000 कैपिटल है, उसमें से ये हमारा ड्राइंग्स जो है 39,600 माइनस हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा ना कैपिटल का, वो लायबिलिटी साइड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। पहले अंदर में कैपिटल में ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स हो गया, एसेट। तो सिंपल है, ये आप लोग बना सकते हो। और 7th वाला मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग, पीएल, मैन्युफैक्चरिंग तीनों बनाना है। और 6th वाला क्या है मालूम है आपको? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है और पीएल भी दिया हुआ है, लेकिन बनाने वाले ने है ना गलत सलत बना दिया है। कुछ बैलेंस शीट की भी चीजें यहाँ लिख दी है, कुछ पीएल की ट्रेडिंग में डाल दी है, ट्रेडिंग की पीएल में डाल दिया है। ऐसा उल्टा सीधा बना दिया है। लेकिन सौरभ जी, आप लोग तो अब पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया, अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन क्वेश्चन की, एन अनएक्सपर्ट पर्सन इन अकाउंटिंग हैज प्रिपेयर्ड हिज फॉलोइंग ट्रेडिंग ए पीएल। मतलब वो अनएक्सपर्ट है, लेकिन आप लोग तो अब एक्सपर्ट हो गए, पूरा फॉर्मेट पढ़ लिए, तो आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए। तो आप देखिएगा कि ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा, पीएल में क्या क्या आएगा, क्योंकि इसने ट्रेडिंग का पीएल, पीएल का ट्रेडिंग, कोई बैलेंस शीट का कुछ कुछ चीजें सही भी है, कुछ गलत है, तो वो सबको सुधारना है।
कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और नहीं बनेगा तो फिर हम तो है ही। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, गुड नाइट कर रहे हैं। कुछ किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। गुड नाइट। हाँ, कुछ जय पूछने थे? जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, गुड नाइट।